जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है विशाल। आर्यभट्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चन नए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, जो एग्जाम आपका 22 अप्रैल को होना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारे सारे क्वेश्चन दिखते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या आया है। पहला क्वेश्चन आया है, कोशिका की खोज किसने करी। ठीक है, इसके क्वेश्चन के आपके लिए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट जेम्स। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताता हूं मैं आपको इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जो इसने की थी खोज कोशिका की, वो थी एक मृत कोशिका। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, वही बता देता हूं मैं आपको। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चलिए बताइए आप, मानस किस में है? मानस कौन से राज्य में स्थित है? चलिए बताता हूं मैं आपको। मानस जो टाइगर रिजर्व है वो है असम राज्य में। असम राज्य में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और ये एक यूनेस्को में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में भी शामिल है ये। और कब शामिल किया करा गया इसे यूनेस्को द्वारा? यूनेस्को यूनेस्को में कब शामिल किया गया इसको? 1985 में। आपको पता होगा, यूनेस्को जो है एक संस्था है जो विश्व भर में जो फेमस स्थान है, जैसे लोकप्रिय, जिनको बचाने की जरूरत है, उनके लिए एक, उनका संरक्षण के लिए जो वो है संस्था है जो उनके संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, ये जो है टाइगर रिजर्व है जो मानस, ये भी उसके अंतर्गत आता है। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, गुफाएं अपने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मूर्तियां, टाइगर पार्क, रॉक पेंटिंग और मंदिर। बताइए आप आंसर। देखिए, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो है रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर। रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर है। मतलब क्या है, उस जो गुफाओं की इनकी दीवारें हैं उन पे अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिसके लिए वो फेमस है। ठीक है, चलिए मैं आपका इसके क्वेश्चन की थोड़ी बहुत डिटेल और देता हूँ। देखिए, इनकी खोज कब हुई थी भीमबेटका की गुफाओं की? कब हुई थी खोज? 1958 में। ठीक है, और किसके द्वारा खोज की गई थी? टीएस वांडेकर। ठीक है, वाकांडेकर द्वारा खोज की गई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए आप। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका डायरेक्ट। इसका आंसर रहने वाला है नेल्सन
मंडेला। ये अफ्रीका से संबंधित है, अफ्रीका की हैं, ठीक है। और ये बुक इन्होंने तब लिखी थी, क्या नाम है बुक का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब उस टाइम पे, इस टाइम पे बुक आई थी उनकी, ठीक है, आत्मकथा आई थी। उस टाइम पे जो अफ्रीका में क्या चल रहा था, वो अफ्रीका में एक काले काले गोरे का भेद चलता था। वहाँ पे काले लोगों को अलग रखा जाता था, अलग, और गोरे लोग अलग कैटेगरी में रहते थे वहाँ पर, ठीक है। उसी से संबंधित बुक थी इनकी, ठीक है। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ कब हुआ था। सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ था 2014 में। ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सन 2014 में सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये भारत रत्न पुरस्कार था, स्टार्ट कब हुआ था ये, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। इस दिन स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले किसे मिला था ये, बताइए आप ऑप्शन में। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला था। एक थे सी राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य, ठीक है। और एक मिला था उन्हें राधा कृष्ण मेनन, ठीक है। नंबर 3 आप कमेंट में जरूर बताएं नंबर 3 कौन थे, ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कि कैसे आपको पता चल जाएगा इस बारे में कौन थे नंबर 3, आपको बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, सन 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बीजिंग, दक्षिण कोरिया, सिडनी और पेरिस। चलिए बताइए। इसका ऑप्शन रहने वाला है पेरिस, ठीक है। देखते हैं पेरिस से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल और देखते हैं हम। देखिए पेरिस में ये इस बार जो इनका संस्करण होने वाला है, तीसरी बार होने वाला है। मतलब इससे पहले ही पेरिस में 2 बार हो चुके हैं, ठीक है। और पेरिस बन गया है ऐसा कराने वाला दूसरा शहर। मतलब इससे पहले लंदन में भी 3 बार हो चुके हैं। लंदन पहला है जहां पर ओलंपिक जो है 3 बार हो चुके हैं, ठीक है। अब पेरिस बन चुका है, पेरिस में भी 2024 में होने हैं, ठीक है। पेरिस भी नंबर 3 का शहर बन चुका है, ठीक है। पेरिस में कब कब हुए हैं मैं बता देता हूँ आपको। पेरिस के भी, पेरिस में हुए हैं, पेरिस, देखिए पहले बताता हूँ मैं लंदन के आपको। लंदन में हुआ है 1908 में हुए थे लंदन में। फिर उसके बाद हुए थे 1948, 2012। इन 3 सन में पेरिस लंदन में हुए हैं। और फिर उसके बाद पेरिस में हुए थे 1900 में, 1924, और फिर अब 100 साल बाद 2024। आशा करता हूँ आपको इतनी डिटेल क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। गदर पार्टी का गठन कब हुआ, बताइए आप गदर पार्टी का गठन कब हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। किसने किया था, लाला हरदयाल व सोहन सिंह भगाना, ये 2 लोग थे जिसने गठन किया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था गदर पार्टी का, HQ सैन फ्रांसिस्को,
ठीक है, हेडक्वार्टर का सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी और लक्ष्मी सहगल और सरोजिनी नायडू। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब ये यूएन की जो है महासभा की अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला थी ये जो भारतीय थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक सरोजिनी नायडू। ये कौन थी? सरोजिनी नायडू कौन थी? ये थी वो यूपी की राज्यपाल थी और भारत की और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल। फर्स्ट महिला राज्यपाल। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्मनी की मुद्रा क्या है? बताइए, जर्मनी की मुद्रा। बताइए। देखिए जर्मनी की मुद्रा है यूरो। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर रहेगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप। ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर और 5 अगस्त। चलिए इसका आंसर रहेगा 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेनन। ठीक है, इनकी याद में मनाया जाता है। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1969, 1957, 1963, 1974। बताइए आप। इसका आंसर रहेगा इसरो बोलते हैं इसको। इसकी कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में। ठीक है, और इसके इस टाइम हेड कौन है? इसके एस सोमनाथ। ठीक है, और इसरो के मिशन भी चलते रहते हैं आजकल, आपको पता ही होंगे सब। जैसे अभी चंद्रयान 3 था। ठीक है, और अभी आदित्य L1 था। ठीक है, आपको इनके से रिलेटेड भी पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रोहिंग्या किस देश के हैं? मतलब ये बताना है रोहिंग्या आते हैं जो भारत में, वो किस देश से आते हैं? ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा म्यांमार। जो रोहिंग्या आते हैं ये आते हैं म्यांमार से। ठीक है, और ये एक मुस्लिम की कम्युनिटी है, एक इसको रोहिंग्या बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और पूछा गया है इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है,
तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी और साबरमती। बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर रहने वाला है तुंगभद्रा। क्या? तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो बनती है, तुंग नदी और तुंगा नदी और भद्रा नदी के सम्मेलन से जो बनती है। इन दोनों का जब संगम होता है तब हमारी तुंगभद्रा नदी बनती है। ठीक है, और ये जो है तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है ये तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, मतलब किसने विचार दिया था कि भारत का संविधान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचार्य, एम एन रॉय और के एम मुंशी। चलिए बताइए आप आंसर। इसका आंसर रहने वाला है एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय ने दिया था ये कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, और कब दिया था इन्होंने? 1934 में। ठीक है, और इससे पहले भी एक बार जवाहरलाल नेहरू इस बारे में घोषणा कर चुके थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत के संविधान की घोषणा कर दी थी एक बार। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? बताइए। ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और हर्षवर्धन। बताइए चरक। देखिए चरक थे कनिष्क के। ठीक है, और चरक कौन थे? चिकित्सक थे। चिकित्सक थे, और आप सबको इनकी एक फेमस बुक पता होगी, चरक संहिता। इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये चरक। चरक जो चिकित्सक थे, और ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, दरबार में चिकित्सक थे एक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमारे जीके के क्वेश्चन हुए खत्म, चलते हैं अपने साइंस की तरफ। देखिए साइंस का क्वेश्चन क्या है। साइंस का क्वेश्चन क्या है, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन है पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में और मानव मस्तिष्क में। बताइए। चलिए बताता हूं मैं आपको इसका आंसर। जो है मेथनोइक अम्ल है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चींटियों के डंक में पाया जाता है, और इसका मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल दे चाहे मेथनोइक अम्ल दे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, ह्यूमन के जो ये मूत्र होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप, मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? बताइए आप। देखिए इसका आंसर रहने वाला है परमाणु नाभिक। आप सबको पता होगा रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई थी। ठीक है, और उसने कुछ प्रयोग बताए थे उसमें कि उससे क्या क्या उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, आपने ये क्लास 9th में, शायद 9th में पढ़ा होगा आपने, क्लास 9 के सिलेबस में था ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और डिटेल देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में। देखिए परमाणु नाभिक तो हो गया रदरफोर्ड। ठीक है, आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और परमाणु, प्रोटॉन,
प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वेग की मूल इकाई क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, और किलोमीटर पर घंटा, और मीटर पर सेकंड। बताइए, इसका आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या आता है, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है। बताइए, इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा। देखिए, इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा, मैं आपको पहले इसका ऑप्शन बता देता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत आपका समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिए गए इसके, सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत, कहीं भी सूर्य की स्थिति की परवाह किए गए बिना। ठीक है, और सूर्य की अनुपस्थिति में भी। देखिए क्या होता है, जैसे बारिश पड़ी, बारिश आई हमारे यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये कोई बारिश की बूंद आई। ठीक है, इस टाइप से बारिश की बूंद आ गई, ये हमारा यहाँ पर सन है। ठीक है, ठीक है, इसका जब प्रकाश इस बूंद पर पड़ेगा, पड़ा बूंद पर, तो ये बूंद क्या करती है, ये बूंद उस टाइम ना एक प्रिज्म का वर्क करती है। ठीक है, जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसका प्रकाश जो होगा, जो प्रकाश पड़ेगा वो इस बूंद को प्रिज्म की तरह काम करेगी जब ये, तो 7 कलर में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इन 7 कलर को ही बोलते हैं विबग्योर, VIB विबग्योर। ठीक है, विबग्योर इसमें डिवाइड कर देगा ये। ठीक है, यही 7 रंग होंगे। देखिए सूरज इस साइड होगा और इंद्रधनुष के कलर किस तरह दिखाएंगे, इस साइड, मतलब क्या होगा, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा इसका आंसर का, सूर्य के विपरीत ओर, मतलब जिस तरफ सूरज होगा उसके अपोजिट में बनेगा, उसके सामने। ठीक है, आशा करता हूं मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा समझाने का। देखिए आपको इस विबग्योर के बारे में बता देता हूं मैं। विबग्योर क्या होता है, VIB, यहां पर वायगा। ठीक है, ये होता है विबग्योर। ठीक है, देखिए इसमें B से बैंगनी, I से आसमानी, ठीक है, B से नीला ब्लू, और G से हरा, Y से पीला, और O से नारंगी, और R से रेड, लाल। देखिए अगर इससे क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सके, जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए विबग्योर है ना, विबग्योर में सबसे पहला है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी है, फिर आसमानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये जिसका जो नीला रंग है क्यों दिखाई देता है आसमान का, तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्रकाश का परिकिरण की वजह से। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण हो जाता है जब, मतलब फैलाव प्रकाश का। जो ब्लू कलर है, ये वायलेट है, ये तो इतना फैल जाता है कि इसका हमें पता ही नहीं लगता। फिर ये आता है इंडिगो कलर, और यही कलर होता है आसमानी। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है उसमें आसमान में, क्योंकि इसका परिकिरण थोड़ा मीडियम लेवल पर होता है, बिल्कुल ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है रेड, इसका बिल्कुल भी फैलाव नहीं होता। अगर आपने इस जगह पर पॉइंट में रेड कलर लगा दिया तो आपको इसी पॉइंट पर दिखेगा रेड कलर, इससे ना इधर दिखेगा ज़्यादा फैला हुआ, ना इधर दिखेगा। और यहाँ पर आपने अगर इंडिगो डाल दिया, फिर आसमानी डाल दिया, वो आपको फैला हुआ सा दिखेगा। ट्राई कर लेना, आप इसको ट्राई कर देख सकते हैं आप। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया। चलिए बताइए, रॉबर्टसन, नेगली, और एन ग्रीव, और JQ पॉलवे। बताइए,
इसका ऑप्शन रहेगा जे क्यू पॉलवे, पॉलवे इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल हमारे पास कुछ खास नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए विंड वेन उपकरण क्या मापता है, बताइए बताइए। ऑप्शन है इसके सापेक्षित आर्द्रता, तापमान, पवन वेग, पवन दिशा, बताइए। देखिए जो विंड वेन उपकरण होता है वो पवन की दिशा को मापता है। ठीक है, पवन की दिशा। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या होता है पवन की दिशा? पवन की दिशा, विंड वेन उपकरण जो है पवन की दिशा को मापता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, बताइए। अपच हो जाती है जब कभी तो क्या दवा यूज करते हैं हम? ऑप्शन है इसके एंटीबायोटिक, एंटीजेनेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी एसिड और एंटीसेप्टिक, बताइए। अपच के उपचार के लिए हम करते हैं एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड क्या काम करते हैं? एंटी एसिड मतलब जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसको एसिडिटी बोलते हैं। उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बन जाता है। उसको नॉर्मल करने के लिए हम एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हम उसमें कोई क्षारीय पदार्थ यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इनो एक क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, बस उसमें फ्लेवर डाल देते हैं, इससे हमें वो ऑरेंज का फ्लेवर आ जाता है, उसमें कभी नींबू का फ्लेवर आ जाता है लेकिन वो एक एंटी एसिड जो हमारे अंदर जाकर अम्लता को कम करता है। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन क्या है? पौधे की वृद्धि, और लोहे में जंग लगना, पानी का जमना, मोमबत्ती का जलना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? रासायनिक परिवर्तन बताना है कौन सा है। देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? पानी का जमना। ठीक है, पानी का जमना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? पौधे की वृद्धि के लिए रासायनिक परिवर्तन होता है, पौधे की वृद्धि। ठीक है, मोमबत्ती जलना देखा होगा आपने, रासायनिक परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का मोम जलता है, हमें ऊर्जा देता है वो। ठीक है, और लोहे पर भी जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना एक फिजिकली परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा पानी लिक्विड फॉर्म होती है पानी, और वो जमकर ठोस में बन जाता है। देखा होगा आपने बर्फ, आइस क्यूब, पानी से लिक्विड से ठोस में बदल जाता है, मतलब उसकी भौतिक स्थिति चेंज होती है, मतलब लिक्विड से ठोस बन जाता है। इसका ये फिजिकल परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संतुलित आहार के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? क्या है क्वेश्चन दिया हुआ? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? देखिए संतुलित आहार हमारी उम्र और हम किस प्रकार के शारीरिक कार्य करते हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है संतुलित आहार लेने से कुपोषण जन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, शरीर के लिए संतुलित आहार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, मतलब केवल मांस ही खाना पर्याप्त है अगर तरह तरह के पोषक तत्व प्रदान करने हैं शरीर को। बताइए इसमें कौन सा गलत रहेगा? देखिए इसमें गलत रहने वाला नंबर 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन क्या है हमारा? शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। हम जो नॉनवेज से सिर्फ पूरा अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रख सकते, हमें वेज भी चाहिएगा, और नॉन वेज तो मर्जी है, इसको खाना है खाओ, इसको नहीं खाना मत खाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि नॉन वेज से हमें सारे के सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। हमारे पास वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारे पोषक तत्व पूरे मिल सकते हैं बॉडी को हमारी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है? 2 न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बीच में
अंतराल, गैप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्या है इसका ऑप्शन? ड्रेंडाइन, अंतर्गर्धन और अक्षतंतु और आवेग। बताइए आप। इसका ऑप्शन रहने वाला है अंतर्गर्धन, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जो दो कोशिका, न्यूरॉन कोशिका तंत्रिका, दो कोशिका जुड़ती हैं, उनके बीच में जो दरार होती है, उसमें जो गैप होता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स की दीवार सुनी होगी आपने क्लास 10th में। क्लास 10th में रिलेटेड है एक चैप्टर जिसमें न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल बताई गई है। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट की रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके पास Na2BO4O7.4H2O, Na2BO4O7.7H2O, Na2B4O7.10H2O एंड Na2B4O7। चलिए बताइए इसका आंसर। सोडियम टेट्रा बोरेट का फॉर्मूला चलिए बताता हूँ मैं आपको। Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से निम्न में से किस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? बताइए कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिससे नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय भर्जन और नाभिकीय उत्पादन। बताइए इसका आंसर रहने वाला है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ठीक है, तो हमें नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? जब दो बड़े नाभिक, एक नाभिक ये हो गया, एक नाभिक ये हो गया, जब आपस में टकराएंगे, मतलब ये इससे टकराएगा और इससे टकराएगा, आपस में टकराएंगे तो एक बड़ा ही धमाका होगा जिसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे में टूट जाएंगे। ठीक है, और इस प्रक्रम में, जब इनके टूटने के प्रक्रम में ही एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। ठीक है, इसी ऊर्जा की बात की गई है जो अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खाने के डिब्बे पर टीन का लेपन किया जाता है, ना कि जिंक का, क्योंकि बताना है ऑप्शन। टीन जो है जिंक की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। ठीक है, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और टीन की तुलना में जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। बताइए खाने के डिब्बों में टीन का लेपन क्यों किया जाता है? बताइए। चलिए बताता हूं मैं आपको इसका आंसर। इसका आंसर रहने वाला है टीन की तुलना में जो होता है जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 3 लिख देता हूं मैं। अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और अगर क्रियाशील होता है इसका मतलब अगर टीन का यूज करेंगे हम तो टीन कम क्रियाशील होगा और खाने में हमारे थोड़े केमिकल रिएक्शन भी होती है, केमिकल रिएक्शन जिससे खाना हमारा खराब भी हो सकता है। इसलिए हम ऐसी चीज़ का यूज करेंगे जो कम क्रियाशील होगी, जो कम क्रिया करेगी, जिससे हमारा खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। आप सभी ने देखा होगा कुछ चीज़ों पर जिंक का लेपन करते हैं हम, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं हम यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन से क्या करते हैं हम, आपने साइक्लो कैंडल देखे होंगे,
उनमें एक अलग ही चमक होती है, ठीक है। वो जो अलग चमक होती है जिंक की परत होती है उस पर चढ़ी हुई, ठीक है। और साइकिलों के रिम देखे होंगे आपने, ठीक है। और चमकती हुई चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, साइकिल और भी देखी होंगी आपने बहुत सी चीज़ें जिन पर चमक होती है, एक अलग ही चमक होती है, लोहे की चमक से अलग होती है वो, ठीक है। वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उन पर, और उस पर गिर के वो बोलते हैं यसद लेपन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये हमारा साइंस का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन। चमगादड़ जो है अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकता है, ठीक है। बताना है क्यों उड़ सकता है वो बिना किसी चीज को टकराए अंधेरे में भी। देखिए वे केवल अंधेरे में ही स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं जो उनको टकराने से बचाती हैं, ठीक है। और उनके नेत्र अंधेरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। नंबर 4 है, उनके नेत्र छिद्र अंधेरे में फैल जाते हैं। चलिए बताइए आप ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। क्या है ऑप्शन? एक मिनट, देखिए ये रहने वाली है प्राध्वनिक तरंगे उत्पन्न जो चमगादड़ जो होता है वो सुपरसोनिक वेव्स उत्पन्न करता है, मतलब पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करता है। वो जो क्या करती हैं, वो तरंगे ह्यूमन हमारे कानों के लिए सुनने लायक तरंगे नहीं होती, वो हमारे कानों की जितनी क्षमता है उससे ऊपर की तरंगे होती हैं जिसको हम नहीं सुन पाते, ठीक है। वो क्या करती हैं, जिस टकराती हैं वापस किसी चीज़ पर टकराई, जैसे दीवार हो गई, इस पर टकराई, वापस टकरा कर उनके कानों में वापस पहुंच जाएगी, तो उसे टाइम मिल जाएगा मूव करने का, इसलिए बच जाते हैं, टकराते नहीं है अंधेरे में। जैसे चमगादड़ गया यहाँ से, उसके जो तरंगे उसने छोड़ी थी सुपरसोनिक, वो टकराई दीवार से, वापस उसके पास आ गई, उसे पता चल गया आगे कुछ है जिससे मैं टकरा सकता हूँ, तो वो बच जाता है। चलिए करते हैं अपनी मैथ स्टार्ट। क्वेश्चन आपको मैथ्स के बोर्ड पर दिखेंगे, मैं सिर्फ आपको इधर सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। मैं ऑप्शन इधर लिखता हूँ एक बार, इसके आपको बोर्ड पर दिख जाएंगे। 7 6 3 7 3 9। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 3 6 6 1 और 3 6 5 9, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, 3 9 1 5, ठीक है। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। देखिए 9 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जिनका जो टोटल होगा, मतलब इनका टोटल करेंगे ना, सबका टोटल, मतलब कैसे, 3 7 3 9, इनका टोटल करेंगे, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाती है आराम से, पूरी पूरी 9 से कट जाती है जोड़ के। इन सबका टोटल करके देखते हैं। देखिए इसका टोटल करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 9 कितना हो जाता है, 13 और 9 होता है हमारा 22, ठीक है। 13 और 9 22, ठीक है। अब अगला जोड़ते हैं। देखिए 3 और 6 9, 9 और 6 15 और 1 16, इसका बन गया 16, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, ये भी हमारा नहीं बन पाएगा। देखिए इसको जोड़ते हैं अब, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। देखिए इसमें सिर्फ 18 ऐसा है जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब यही जो है इसका आंसर रहेगा 39 15। ये जो संख्या होगी 9 से डिवाइड होगी, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 और 48 का लघुत्तम, मतलब एलसीएम बताना है, ठीक है। बताएंगे एलसीएम इसका भी, पहले आप बता दीजिए एक बार। 423 412 456 432, बताइए क्या रहेगा इसका एलसीएम। चलिए मैं बताता हूँ आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए ये 54 और ये 48 सबसे पहले किसके टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये दोनों 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, 6 से 9 बार जाएगा और ये जाएगा 6 से 8 बार। अब देखिए अब किसी से डिवाइड नहीं होगी, अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, कितना आएगा 72 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 6 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, 6 दूनी 12 का 2, हंसी लगेगा 1, 6 7 42, 42 और 1 43, 432, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में एक खिलाड़ी ने 56 रन बनाए और 11वीं पारी में जितने रन बनाए उसके बाद उसका औसत 4 अंक बढ़ गया। तो हमें बताना है 11वीं पारी में उसने कितने अंक बनाए होंगे। देखिए 10 पारी में कितना है 56, ठीक है। 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, इससे उसका औसत क्या बढ़ गया, 4 प्लस हो गया, ठीक है। 4 प्लस हो गया कितना हो गया 60, मतलब 60। अब उसका एवरेज होगा 11वीं पारी के रन बनाने से, ठीक है। मतलब उसने इतने रन बनाए होंगे तो उसका जो उसके पास भी 60 रन बच गए और पिछले वाले भी कंप्लीट हो गए। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल कर देना, मतलब जितना भी किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है सबको एक बराबर कर देना, मतलब एक बराबर करके इक्वल कर देना सबको। देखिए 4 बढ़ा है, मतलब 4 क्या होगा, 4 इन 10 की 10 पारियों में बड़ा होगा, मतलब 4 प्लस इनमें भी होगा पिछली 10 पारियों में। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 10 करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया एवरेज, 60 हो गया। 60 इसके पास, इसका भी होगा बचा हुआ, 60 इसने अपने लिए भी तो रखा होगा। कितने बनाए होंगे उसने 11वीं पारी में, 100 रन। ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए बताइए, चलिए करते हैं सॉल्व। ए और बी दिया हुआ है हमें, ए कर रहा है इसको 12 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, ठीक है। देखिए हमें निकालना है, नहीं ए 12 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा इस कार्य को कंप्लीट। देखिए क्या बोला है, ए प्लस बी 8 दिन में और ए कर रहा है अकेला 12 दिन में। हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। 24 ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी और 12 से भी। कितनी बार जाएगी, 8 से 3 बार जाएगी और 12 से कितनी बार जाएगी, 2 बार, ठीक है जाएगी। अब निकालना है बी का वर्क। देखिए ए और बी की एफिशिएंसी जो आई हमारे पास, यही हमारे पास इनकी एफिशिएंसी, और ये होता है, इसको मानते हैं हम टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क मानेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 की, और अकेले ए की कितनी आई हमारे पास 2 की, ठीक है। तो हमें बी की निकालनी है, बी की कैसे निकालेंगे हम, 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी की कितनी आएगी हमारे पास 1, और टोटल वर्क कितना है 24। 1 की स्पीड से 24 को करने में कितने दिन लगेंगे 24 दिन, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है और फिर 10% की छूट देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में बताना है कितना रहेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑप्शन क्या है इसके, 24%, 26% और 28%, 32%। देखिए क्या बोला है, मूल्य को 40% बढ़ाया उसने, मतलब पहले हमने मान लिया उसका 100 था मूल्य, 100 का 40% बढ़ा दिया, 100 का 40% 40 होता है और उसने 140 कर दिया उसको, ठीक है। अब क्या करा 10% की छूट दे दी इस पर, निकाल देंगे इसका 10%, काटेंगे कितना आएगा 14। अब क्या करेंगे 140 माइनस 14 कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 126। देखिए ये कितनी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है 26, कितना परसेंट का 26% का लाभ, ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 700 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है, मतलब 700 रुपये उन्हें मजदूरी प्राप्त होती है, ठीक है। तो बी का भाग बताना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ऑप्शन है इसके 325, 275, 300 और 250 रुपये। देखिए क्या बोला है, ए बी कितने 30 दिन में और बी 40 दिन में। एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 120। देखिए अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 की और इसकी आएगी 3 की, कर लेना आप देख लेना कर 40 से 120 को जब 40 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 30 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में बोला है कितनी मजदूरी मिली है 700 रुपये, मतलब दोनों को काम के कितने मिले 700 रुपये, इसकी मजदूरी है, ठीक है। 700 रुपये की मजदूरी मिली। अब देखिए जो मजदूरी मिलती है ना
हमें हमारी क्षमता के अनुसार मिलती है, मतलब कितनी क्षमता है हमारी काम को करने की, उस हिसाब से मजदूरी मिलती है हमें। ठीक है, देखिए ए की कितनी क्षमता है 4 और बी की कितनी है 3, देखिए इनका टोटल कितना हो जाएगा 7 हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मजदूरी मिल रही है ना 700 रुपये की। ए की कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब क्या निकालना था हमें निकालना है बी का हिस्सा। बी की कितनी एफिशिएंसी है 3 की, इंटू 3 कर देंगे, कितना जाएगा 300। ये हमारा बी का आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि एक वस्तु को 1530 रुपये में बेचता है, यदि उसे 15% की हानि हुई है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको 1750, 1850, 1700 और 1800। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने की बेची उसने वस्तु 1530 की, कितने परसेंट की आई हुई इसको 15% की, -15%। कितने की बेची हुई जब उसने, अगर मान लीजिए 100 उसका मूल्य था, 100 में 15% की हानि हुई, कितना बचेगा हमारे पास 85 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1530। देखिए इसमें से एक की वैल्यू निकालेंगे, मैं 17 से इसको काटूंगा, 17 पंजे होता है 85 और 17 निम्न होता है 153। ठीक है, फिर काट दूंगा एक बार, 5 से काट दूंगा, एक की वैल्यू निकालनी है और 5 से 90 कटेगा 18 बार। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, उसकी का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। इसमें कर देंगे 100 से गुणा, कितना आ जाएगा 1800। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 48, इसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल कितना रहेगा इसका। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, परिमाप कितना दिया है 48, और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज के परिमाप का। देखिए ये क्या होगा, तीनों भुजाओं का वैल्यू होगी, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़कर लिखा होगा, तो 48/3 करेंगे हम, 48/3 तो कितना जाएगा 16, मतलब भुजा कितनी आ गई इसकी 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। हमें निकालना है क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए भुजा कितनी है हमारे पास 16, देखिए यहाँ कर दूंगा इसको सोल्व में, √3, देखिए रुकिए जरा, यहाँ करूँगा इसको मैं सोल्व, √3/4 भुजा कितनी आएगी 16 का स्क्वायर, कितना लिख देंगे हम 256, डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब काटूंगा इसको मैं 4 से, कटेगा हमारा 4 से 64 बार। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका 64/3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें a - b = 9 और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 20। हमें निकालना है a² + b², इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a - b की वैल्यू कितनी रखी है 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 81, = इसकी निकालनी है हमें a² + b² की वैल्यू निकालनी है, और ए बी की कितनी दी हुई है हमें 20, 2 × 20 कर देंगे 40। ठीक है, जब इसको हम उठा के, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, 81 + 40 = a² + b²। ठीक है, कितनी आ जाएगी 121 = a² + b²। ये हमारा आंसर रहेगा 121, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फीट और 11 फीट है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है हमें कितना आएगा। ऑप्शन है 136 वर्ग फुट, 132 वर्ग फुट, 30 वर्ग फुट और 112 वर्ग फुट। देखिए क्या दिया हुआ है, 12 फीट लंबाई और 11 फीट चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कर देंगे सॉल्व। 132 हो जाएगा गुना करके इनकी, वर्ग फुट सेंटीमीटर, फुट का स्क्वायर, फुट स्क्वायर मतलब स्क्वायर में लिखते हैं, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम स्क्वायर में, क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख ही रहे होंगे, 1.7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। चलिए करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोला है? वृत्त की परिधि कितने दी हुई है? 13.2। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, आप सभी को पता ही होगा। 13.2। अब क्या करेंगे इसमें? त्रिज्या निकालनी है इसकी, 2 गुणा पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 इंटू आर इजिकल टू 13.2। देखिए क्या करेंगे, इस 2 से इसको काट देंगे हम। कितनी बार कटेगा? 2 से काटेंगे हम 6.6 बार। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। 22/7 गुणा आर इजिकल टू 6.6। अब देखिए क्या करेंगे, 22 से इसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा 22 से 6.6? 0.3 बार। आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको। आर इजिकल टू कितना आएगा, इस 7 की मल्टीप्लाई उधर कर दूंगा मैं, कितना आएगा? 2.1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। इसको लाइक भी जरूरी है, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 25% उस संख्या के 45% से 96 कम है तो हमें बताना है वह संख्या कितनी होगी। क्या बोल रहा है संख्या में? मान लेते हैं संख्या x है, x का 25%, x के 45% से 96 कम है। सबसे पहले लेंगे हम x का 45% माइनस x का 25%। कितना कम है? 96, 96 कम है इससे 96 कम है। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए 25x डायरेक्ट कर देंगे हम, इसको डायरेक्ट करते हैं। 45x 25x कितना घट के कितना बच जाएगा? 20x, 20x ही बचेगा ना, 5, हाँ 20x बटे, जब आधार एक जैसे हैं तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको, आधार में आ जाएगा 100 इजिकल टू 96। ठीक है, करेंगे सॉल्व। इस 0 से 0 काट देंगे पहले हम, इससे 2 से काट देंगे कितनी बार? 48 बार। कट जाएगा 2 से 48 बार। अब एक 10 इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। एक्स इजिकल टू कितना आएगा? 480, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 95 को 4 भागों में विभाजित किया जाए, भाग कौन से? 7, 5, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। देखिए कितना दिया हुआ है इनका? 95 को डिवाइड करना है हमें कितने में? 7, 5, 3, 4 रेशो में, इस रेशो में डिवाइड करना है। देखिए 95 टोटल है और हमारे पास रेशो के हिसाब से कितना बन रहा है? 9, 5, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, मतलब 19 की वैल्यू 19 को डिवाइड 19 में डिवाइड करना है इसको, 95 को 19 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, करेंगे, काट देंगे 19 से। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, मतलब 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें क्या बताना है? सबसे बड़ा इसमें है 7, तो क्या करेंगे हम? 7 × 5 कर देंगे, कितना आएगा हमारा? 35। ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला? √225 का 60% बताना है हमें। चलिए निकाल लेंगे √225।
60% बताना है इसका। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होगा अंडर 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, इसकी जगह पर 15 आ जाएगा इंटू 15 का 60% निकाल देंगे, वो 0 0 काट देंगे, कितना आएगा 15 का 60% कितना निकलेगा हमारा, 60% का क्या होगा, ठीक है 15 का 60%, 15 90, 15 चिक्के होता है 90, 90 बटे 10 करेंगे, 0 0 काट देंगे, कितना आएगा 9। ठीक है, इसका आंसर आएगा 9। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अपने मैथ के लास्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद करेंगे हम अपनी प्यारी सी सिंपल सी रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है एग्जाम में, रीजनिंग का तो आप अगर प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे तो रीजनिंग आपकी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इजिकल टू 625, तो 3x + 5 का मान बताना है हमें। क्या बोला है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा 625। तो हमें क्या बताना है इसमें, 3x + 5, इसकी वैल्यू क्या आनी है हमारी। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 20, 5, 15 और 10। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को ऐसे छोड़ेंगे, 9 इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इजिकल टू 625, ये दिया हुआ है हमें। देखिए अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की और 25 की, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 225। ठीक है, मल्टीप्लाई में इजिकल टू 625। अब क्या करेंगे हम इसका, 625 हो जाएगा, कितनी बार कटेगा ये, एक्स स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 625 बटे 225, इसको सॉल्व अभी तक करूँगा मैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, एक्स इजिकल टू रूट के अंदर 625 बटे 25, 225। देखिए क्या होता है, 625 होता है हमारा 25 का स्क्वायर और 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख देंगे हम, एक्स इजिकल टू 25 बटे 15, काटूंगा 5 से इसको मैं, 5 से कट जाएगा 5 बार और ये कटेगा 5 से 3 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे 3। अब इसी वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा आंसर निकालने के लिए, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 बटे 3 और प्लस 5। ठीक है, इस 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 10। यही हमारा कुछ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब करते हैं रीजनिंग। अब रह गए हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। हमारे एग्जाम में रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 15 मैथ के आते हैं, 15 साइंस के आते हैं, 15 जीके के आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में हमें 5-7 कोड दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में हमें बताना है इनका कर्म क्या रहेगा, डिक्शनरी के हिसाब से हमें लगाने हैं, कर्म बताना है डिक्शनरी के हिसाब से। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, CO। देखिए डिक्शनरी के हिसाब से लगाएंगे उसको, डिक्शनरी के हिसाब से कैसे लगाते हैं हम, अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं। देखिए सब सारे ऑप्शन स्टार्ट किससे हुए हैं, सी से। ठीक है, फर्स्ट लेटर इनका सी हो गया, सब में सेम है लेटर फर्स्ट। सेकंड लेटर क्या दिया हुआ है, सेकंड लेटर सब में ओ दिया हुआ है, और थर्ड लेटर सब में क्या दिया हुआ है, थर्ड लेटर दिया हुआ है एन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम इसको, देखिए फिर उससे आगे क्या देखेंगे हम इसको, उससे अगला लेटर देखेंगे हम, उससे अगला लेटर पहले में तो एफ है और दूसरे में एस है, कौन सा पहले आता है, एफ पहले आता है। फिर अगले में ऑप्शन में देखेंगे, अगले ऑप्शन में सी आ गया, फिर उससे नीचे फिर एफ है, फिर एफ है, फिर जी आ गया, फिर आया सी। देखिए सी वाले जो ऑप्शन है दोनों, पहला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 7, ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई सा एक पहले नंबर पर आएगा, कौन सा आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर, मैं इसको पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन को एक बार, फिर मैं आपको ढंग से समझाऊंगा इसको। CONFLUENCE, पहला ऑप्शन तो ये रह गया, फिर आएगा CONSCIENCE। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, CONCEN। ठीक है, TRIC, दूसरा ऑप्शन ये आ गया।
3 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर 4 है CONFIDANT। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन क्या आएगा? CONFECTION। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 6 CONGUG। जी के पहले RUENT। ठीक है, ऑप्शन ये हो गया। अगला ऑप्शन 7 नंबर ऑप्शन क्या है? CONCERTED। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन डिक्शनरी के हिसाब से पहले आएगा, कौन सा नंबर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें CON है स्टार्टिंग में, इसमें भी CON, इसमें भी CON है, इसमें भी CON, इसमें भी और इसमें भी CON है। अगला ऑप्शन क्या है? इसमें F आ गया, इसमें S आया। ठीक है, इसमें C आया, इसमें फिर F आया, फिर F आया, फिर G आया और फिर N आया। देखिए इसमें क्या आया? पहले S आया, इसमें क्या है? C आया। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन आ सकता है पहले नंबर पे, ये वाला आ सकता है थर्ड वाला। फिर देखिए नीचे कोई सा C वाला है नहीं, मतलब सबसे पहले तो आ गया इसका 3 ऑप्शन आ गया सबसे पहले। अब देखिए 3 को हमें हटा देना है इसका। देखिए इसमें क्या है? इसमें F आ रखा चौथे नंबर पर, इसमें S आ रखा। ठीक है, इसमें भी F है, इसमें भी F है। ठीक है, देखिए C वाला ऑप्शन है, ये भी है हमारा नीचे। ठीक है, और फिर इसके बाद नंबर 3 के बाद आएगा नंबर 7। ठीक है, ये वाला भी है क्योंकि C ऑप्शन इसमें भी है। इसमें फिर C के बाद E आ गया, इसमें B आ गया, इसमें N आ गया, इसमें R आ गया। मतलब R पहले आता है, N पहले आता है, R बाद में आता है, तो नंबर 3 पहले आएगा, नंबर 7 बाद में आएगा। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। F है यहाँ पर, S वाला तो लास्ट में जाएगा। यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। ठीक है, इन तीनों में से देखना है हमारा कौन सा आएगा। देखिए इसमें L आया, इसमें I आया अगले पे, फिर इसमें E आया, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 5 वाला आएगा क्योंकि इसमें I आया हुआ है, E आ रखा है इसमें अगला। ठीक है, E के बाद क्या आया हुआ है? L वाला है और एक I वाला है। ठीक है, अब देखिए L बाद में आता है, I पहले आता है, नंबर 4 आ जाएगा इसके बाद 5 के बाद। और उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा नंबर 1। ठीक है, फिर कौन सा बचा हमारा? ये वाला रहेगा, S वाला और G वाला, S वाला और G वाला रहेगा। फिर ये वाला आ जाएगा हमारा नंबर 6। नंबर 6 से लास्ट में आएगा हमारा नंबर 2। ये ऑप्शन रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का? 3 7 5 4 1 6 2। ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए क्या है। रबड़ को लिखा जा रहा है बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स को लिखा जा रहा है पेंसिल। ठीक है, पेंसिल को लिखा जा रहा है शार्पनर। ठीक है, और क्या लिखा जा रहा है? शार्पनर को लिखा जा रहा है बैग। ये बॉक्स है। ठीक है, अब बताना है हमें तो बच्चा लिखने के लिए किसका उपयोग करेगा। देखिए लिखने के लिए किसका उपयोग करेगा बच्चा? देखिए पेंसिल, बैग को लिखा गया है पेंसिल और फिर पेंसिल को क्या लिखा गया? शार्पनर। मतलब बच्चा लिखने के लिए अगर इस कोड के हिसाब से देखा जाए शार्पनर का, शार्पनर का यूज करेगा बच्चा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 14:34 ये दिया हुआ है हमें बताना है इसमें क्या लॉजिक रहा होगा और अगला बताना है इससे आगे आगे क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 16:48, 20:100 और 23:50 और 22:50। देखिए क्या लॉजिक बन रहा होगा इस क्वेश्चन में। देखिए लगा के देखता हूँ इसको। 14 + 1 करेंगे हम, 1 कर दिया गुणा 2 कर दी। ठीक है, कितना बन जाएगा हमारा ये? 14 + 1 15, 15 × 2 करेंगे हम 30 बन जाएगा। 30 + 4 ऐसा बना होगा 34। ठीक है, अब देखते हैं इनमें अगले ऑप्शन में कैसे बनता है इस टाइप से कुछ। देखिए 16 और 48, 16 × 3 करेंगे तब 48 बन जाता है। मतलब इसमें इस टाइप का तो कुछ हम तोड़ मोड़ कर नहीं सकते। पहला ऑप्शन हो गया खत्म। दूसरा ऑप्शन 20 × 5 100 होता है, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरे ऑप्शन में भी इस टाइप का हम तोड़ मोड़ कर नहीं सकते। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं करके हम। देखिए 23
प्लस 1, ठीक है। 23 प्लस 1 करा हमने, इंटू 2 करेंगे इसको 24। 1 मिनट, इस टाइप ना, इस तरफ सॉल्व ना करके इसको मैं इधर सॉल्व करूँगा। 23 प्लस 1 गुणा 2 करेंगे हम, कितना बनेगा 24 और 1 48। कितना प्लस करना था 4, 4 प्लस करेंगे हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। कितना बन जाएगा ये 52, और इसमें ऑप्शन में क्या दिया है 50, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम अगला ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके। देखिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है 22:50 का। 22 प्लस 1 करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से, 23 प्लस 23 गुणा 2 करेंगे, प्लस कर देंगे 4, 46 प्लस 4 इजिकल टू 50। देखिए ये भी ऑप्शन हमारा सही बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 22:50। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 B 7 A 24 C 14 D 4, ठीक है। ये दिया हुआ है ऑप्शन, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का मतलब है माइनस, ठीक है, और बी का मतलब है भाग, और सी का मतलब है जोड़, और डी का मतलब है गुणा, ठीक है। ये 4 है यहाँ पर, हमें बताना है क्या होगा इसमें, क्या ऑप्शन रहेगा इसका हमारा। इजिकल टू इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर, इजिकल टू एस के इधर। देखिए करते हैं सॉल्व। बी का अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोडोमॉस बता देता हूँ। ये जो भी सोल्व होता है प्लस माइनस गुणा भाग, सबसे पहले बोडोमॉस का रूल लगता है इसमें। बोडोमॉस का रूल क्या है, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले करेंगे डिवाइड, 7 पंजे होता है 35, मतलब डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5, माइनस ये 24 है, ये प्लस है यहाँ पर 24 प्लस, ठीक है। 14 इंटू 4 करेंगे, 14 चौक 56। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 61 माइनस 24 करेंगे हम, कितना आएगा हमारा 7 और 3 37। ये हमारा आंसर रहेगा इसमें 37, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे अपने इस क्लास को समाप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दी हुई है एक टेबल, ठीक है। टेबल आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी स्क्रीन पर। टेबल में क्या दिया हुआ है, 4 2 1 21, ठीक है। फिर 5 3 8 98, ठीक है। 6 7 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। इस कॉलम में बताना है मैं क्या आएगा। चलिए बताइए, ऑप्शन दिए हैं आपको 94 76 16 और 73। चलिए मैं बताता हूँ इसको। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ दिया, 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 21, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी किया गया है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट निकाल के देखूंगा मैं। इसका 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, ठीक है, और 3 का होता है 9। जोड़ूंगा इसको मैं, 9 और 6 15, 15 और 9 24 का 4, ऐसे लेंगे 2, 7 और 2 9, 94। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 94, ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रैक्टिस सेट, शानदार सा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक करके भी बताएं, और हमें कमेंट में बताएं अगर हमारी कोई कमी रही हो इसमें, ठीक है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेकर। हमारा जो प्रैक्टिस सेट सेशन रहेगा वो हमारा संडे को रहा करेगा, और संडे को आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रहा करेगा। जैसे कि आज संडे है, अब अगले संडे को आपके लिए इस टाइप का एक और प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं अपनी क्लास को समाप्त। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।